माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्पेशल के इस सीरीज के पार्ट 3 के साथ मैं सुनील दुबे आपके सामने आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने अभी तक आपको यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश विशेषांक से संबंधित 2 क्लासेस दी और इन दोनों क्लासेस को आप लोगों ने लाइक किया और खूब सराहा, एक अच्छा व्यू रहा। तो उसी क्रम में हम लोग आज तीसरी क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा विषय क्या है, विषय का केंद्रीय बिंदु क्या है, विषयांतर नहीं होना है। हम ऐतिहासिक पहलू के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो इन्फॉर्मेशन है उसका अध्ययन करने और कराने का जो मेरा तरीका है वो भिन्न है। तो उसमें मैंने ऐतिहासिक पहलुओं को यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा मैंने आपके सामने की थी। और पिछली 2 क्लासेस में मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास का उत्तर प्रदेश की धरती से क्या संबंध रहा वो चीज़ें मैंने स्पष्ट की। कुछ कंटेंट्स अर्थात जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संबंध उत्तर प्रदेश की धरती से है उसको लेकर मैं आज की क्लास में आपके सामने मुखातिब हूं। तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले स्टूडेंट इस बात को समझें कि अगर आप अपनी तैयारी के प्रति बहुत गंभीर हैं तो उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट पीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश आयोग के किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर इसकी एक अच्छी तैयारी आपके साथ है, आपने बेहतर तैयारी किया है और बेहतर तैयारी का परिमाप क्या है, समग्र अध्ययन होना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने संभावित या आगामी परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। आज अगर मैं देखूं मध्यकाल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यूपी का योगदान, इससे हमारी क्लास आज होगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको मध्यकालीन यानी मिडुअल हिस्ट्री पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मिडुअल हिस्ट्री के दौरान, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखूंगा। तो एक एक करके इसका क्रमिक अध्ययन जैसा कि मेरा तरीका है। सबसे पहली चीज आप समझ लें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले सल्तनत काल आता है, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का महत्व बढ़ता है, तो हमें उसको समझना होगा। फिर मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो मुगल काल के संबंध में किन किन शहरों और किन किन जगहों का महत्व बढ़ता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो किस चीज़ पर है कि सल्तनत काल में। स्टूडेंट्स, सल्तनत काल में जो सबसे पहली बात होती है वो क्या होती है, इस बात को आप समझिए पहले। ये है आपका कौशाम्बी, ये है आपका प्रयागराज, ये है आपका बनारस। तो प्रयागराज और बनारस से एक त्रिकोण स्थिति का निर्माण करते हुए एक शहर है जिसका नाम है जौनपुर। क्या है? जौनपुर। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत के समय बहुत महत्व बढ़ा। ये जौनपुर की स्थापना किसने की? तो इसका मतलब कि जो पहली चीज हमें समझनी है वो है जौनपुर। तो जौनपुर की स्थापना करने वाला कौन है, ये पहले सवाल बन जाता है। तो इसको भी आप यहीं से सीख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। इसने जौनापुर, जौना खां के नाम पर जौनापुर अर्थात जौनपुर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 1358 ईस्वी में की। एक डेटा आप ये भी ले सकते हैं, हालांकि ये तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप ले लें। 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे खूब सवाल बनने की पूरी संभावना है।
अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि इसकी क्या स्थापना ही इसका महत्व है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जौनपुर की स्थापना ही क्या इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं? नहीं, इससे ऊपर की बात है। फिरोज शाह तुगलक ने तो इसकी स्थापना की, लेकिन जौनपुर में 1398 ईस्वी के आसपास यहाँ पर सरकी वंश की स्थापना होती है, जिसमें सरकी वंश की मलिक सरवर क्या करता है? सरकी वंश की स्थापना करता है 1398 में। अब बात को समझिए, यानी जौनपुर का यह क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से हट करके, दिल्ली सल्तनत को यहां समझिए, दिल्ली सल्तनत से हट करके स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना यहां पर होती है। अर्थात इस समय जौनपुर का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि जौनपुर एक स्वतंत्र साम्राज्य बन जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मलिक हुसैन सरकी, मलिक सरवर को मलिक हुसैन सरकी के नाम से भी जानते हैं। अब सरकी वंश के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन तो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही पढ़ना है, लेकिन यहां पर समझ ले तो स्टूडेंट, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जल्दीबाजी इससे पहले भी आपने की है, इसके आगे भी करते रहेंगे। ना तब कुछ मिला है ना आगे कुछ मिलेगा, यहीं पर जो कुछ मिलना है वो मिलना है। तो धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करेंगे सिक्वेंशियली। तो नंबर एक चीज़ आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर इस समय सरकी वंश की स्थापना होती है। दूसरी बात को समझिए, ये लखनऊ है और यह क्षेत्र आगरा का है। मेरे प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल शासन के दौरान आगरा का बहुत महत्व बढ़ा। आगरा के ही समीप फतेहपुर सीकरी और आगरा के ही समीप दिल्ली, फतेहपुर सीकरी के साथ साथ दिल्ली का इंपॉर्टेंस बाद में हुआ, लेकिन मुगल कालीन भारतीय इतिहास में आगरा नगर का बहुत महत्व बढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर ने ख्याति प्राप्त की थी, इसको पूर्व का सिराज की संज्ञा दी जाती थी। पूर्व अर्थात पूर्वी देशों, अर्थात पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी राज्यों का सिराज कहा जाता था। उसी प्रकार से मुगलों के आगमन के बाद आगरा का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ा। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है आगरा का, वो बनेगा कि आगरा की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। पहली चीज नोट कीजिए, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की? 1504 ईस्वी में। चूंकि आगरा का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता है बच्चों, ध्यान से देखो, जब हम इधर मालवा की ओर जब भी यात्रा करेंगे तो इसकी तरफ जाएंगे तो मालवा पड़ेगा, मालवा के बाद गुजरात पड़ेगा। तो मालवा और गुजरात प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, बहुत ही विकसित क्षेत्र थे। तो इस उत्तर भारतीय क्षेत्र के लोगों को इधर गुजरने के लिए आगरा से ही होके जाना पड़ता था। इसीलिए आगरा का मध्यकाल में बहुत महत्व बढ़ा। तो पहला डेटा आपने आगरा के बारे में सीखा कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की। दूसरी बात समझ लें कि आगरा के ही समीप सिकंदरा नामक स्थान पर, इसकी दूसरी बात समझिए, सिकंदरा नामक स्थान पर क्या है? अकबर का मकबरा। मेरे प्यारे बच्चों, इस मकबरा से क्या आशय है? मकबरा से आशय है कि उनकी मजार, उनकी कब्र, किसी भी व्यक्ति की मर जाने के बाद जो कब्र है वो मकबरा है। कब्र के ही ऊपर कुछ मोनूमेंट्स बना दिए जाते हैं, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, तो उसको समग्र रूप से हम क्या कहते हैं? मकबरा कहते हैं।
तो आगरा में सिकंदरा नामक स्थान, ये आगरा के समीप ही सिकंदरा है, और इस सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी। अब तीसरी बात समझिए आगरा से ही संबंधित, कि आगरा को राजधानी, यानी इसको राजधानी किसने बनाया था, किस मुगल शासक ने, ये पूछता है। तो इसको राजधानी बनाया था बाबर ने। बाबर ने पहली बार आगरा को मुगल शासन की राजधानी बनाया। मुगल शासन की राजधानी बनाया किसने? बाबर ने बनाया। किसको? आगरा को। तो आगरा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया और आगरा का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। लेकिन ध्यान रखें कि आगरा में ताजमहल के अलावा और भी बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। उनमें आगरा का किला, तो आगरा के अंदर जो किला है, यानी जिसको हम लोग आगरा का किला कहते हैं, किला, इसका निर्माण किसने किया था भाई? तो इसका निर्माण किया था अकबर ने किया था। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण किया। उसके बाद अगर हम इस क्रम में और आगे बढ़ें तो देखेंगे कि यहीं पर है ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में इसका अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि आगरा का किन किन बिंदुओं के आधार पर महत्व बढ़ा है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो शाहजहां। शाहजहां कौन है भाई? शाहजहां अकबर के पुत्र जहांगीर का बेटा है शाहजहां। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया। एक बात और आप समझिए, एक बात और समझिए कि अकबर के पुत्र अर्थात जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम के नाम से जानते हैं, सलीम की नूरजहां से प्रेम कहानी जग विख्यात है। अर्थात जहांगीर और नूरजहां का जो प्रेम है वो विख्यात है। बाद में नूरजहां जहांगीर की पत्नी बनती है। लेकिन पहले समझे, इतिहास कहता है कि पहली बार जहांगीर ने नूरजहां को मीना बाजार में देखा था। मीना बाजार, तो ये प्रश्न बनता है कि मीना बाजार कहां पर है? तो मीना बाजार भी कहां पर है? आगरा में है। मीना बाजार कहां पर है? आगरा में है। और मीना बाजार का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहीं पर पहली बार जहांगीर ने नूरजहां को देखा था, और देखते ही फर्स्ट साइट लव हो गया था उसको। और उसके बाद फिर आगे उसकी वो पत्नी बनी, और उसका ना कि केवल जहांगीर बल्कि भारत के शासन प्रशासन में नूरजहां का बहुत प्रमुख स्थान था। इसके अलावा एक बात को और समझ लें, नूरजहां ने क्या किया, अपने पिता के नाम में एक मकबरा बनाया, और जिसका नाम है, उसके पिता का नाम था एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला का मकबरा भी बनवाया। ये कहां पर है? ये भी आगरा में ही है। एतमाउद्दौला का मकबरा भी कहां पर है? आगरा में है। अब आप देखिए कि इन पॉइंट्स के आधार पर कैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश की वैल्यू बढ़ रही है। और बेसिकली हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर का, तो जौनपुर में सरकी साम्राज्य स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। सरकी कला भी विख्यात हुई। उसके बारे में उतनी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आगरा के संबंध में है। तो एतमाउद्दौला का मकबरा भी यहीं पर है। और इसको किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनवाया था नूरजहां ने। और ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, अपनी कॉपी पेन के साथ ही मेरी क्लास में बैठा करें। नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था। और मजेदार चीज ये समझ लीजिए कि एतमाउद्दौला का मकबरा शाहजहां के ताजमहल से पहले बना। और पहली बार शाहजहां से पहले ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया, इससे पहले नूरजहां ने एतमाउद्दौला के मकबरे में संगमरमर का प्रयोग किया था। संगमरमर का प्रयोग किया था। और एक चीज जान लें कि मोनूमेंट्स की सजावट के लिए एक पित्रा दुरा,
पित्रादुरा एक शैली हुआ करती थी, पित्रादुरा शैली हुआ करती थी। ये क्या है? सजावट के लिए फूल, पत्तियां और तमाम तरह की ज्योमेट्रिकली शेप से ये किसी भी मकबरे को या किसी बिल्डिंग को सजा दिया जाता था, तो उसको पित्रादुरा बोला जाता था। तो पित्रादुरा तकनीक से एतमाउद्दौला के मकबरे को सजाया गया। तो एक फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी ताजमहल का महत्व बढ़ता, आगरे का महत्व बढ़ता है। इसके साथ एक चीज और आप लिख लीजिए कि आगरे में ही शाहजहां के समय राल्फ फिच नामक एक अंग्रेज था, वह मिलने आता है। अब उसके बाद देखिए मध्यकाल में अगर आगरा के संबंध में इतनी चीजें आपने सीख ली, इतनी महत्वपूर्ण बातें अगर आपने सीखी, तो मेरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एक बात समझ लें, मुगल शासन से पहले और दिल्ली सल्तनत के ही समय आसपास, यानी खिलजियों का जब काल था, तो ये है कौशाम्बी, ये कौशाम्बी का क्षेत्र है। और कौशाम्बी में ही बिल्कुल गंगा नदी के तट पर यहाँ पर एक छोटी सी रियासत है जिसको हम लोग बोलते हैं कड़ा। कड़ा का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ा, कड़ा का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ा, तो मैं इसको कड़ा को यहाँ पर लिख लेता हूँ कड़ा। कड़क शाह बाबा एक फकीर हैं, तो कड़क शाह बाबा की मजार है, कड़क शाह बाबा की मजार। एक डेटा तो आप ये लिखिए कहां पर है? कड़ा में। कड़ा एक पूरा प्रांत था, कड़ा एक रियासत था। दूसरी बात, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी। हाँ, जलालुद्दीन की हत्या कर दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कड़ा में। तो कड़ा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। कड़ा की लोकेशन आपने यहां पर समझ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मध्यकाल के संबंध में और जान ले। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला, ये क्षेत्र ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें कुछ एमपी का भी भाग सम्मिलित है। ये जो लटका हुआ भाग है ये ललितपुर का क्षेत्र है। ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड को प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं आपको, जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे। तो ये बिल्कुल सीधा सवाल पूछता है कि प्राचीन या मध्यकालीन समय में बुंदेलखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो जेजाक भुक्ति। और इसी के रूप में जुझौती एक स्थान, अभी भी ये जुझौती नामक स्थान यहाँ पर वर्तमान है। तो यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति अर्थात जुझौती नामक स्थान पर शासन किसका था? तो यहाँ पर शासन था चंदेलों का, यानी चंदेल वंश के शासक बुंदेलखंड में राज्य किया करते थे। एक बात और समझ लें कि यहाँ पर ये जो लखनऊ है ना, लखनऊ, इसका प्राचीन नाम हुलास खेड़ा, क्या हुलास खेड़ा भी इसका नाम था? यस, सीधे सवाल यहाँ पर है, हुलास खेड़ा के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? तो वो कौन सा नगर था? लखनऊ। जेजाक भुक्ति बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। जेजाक भुक्ति के नाम से किसको जाना जाता था? दैट वाज द बुंदेलखंड। एंड हुलास खेड़ा, इट वाज लखनऊ। लखनऊ तो आज उसका वर्तमान नाम है लखनऊ। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, यहीं पर महोबा के ही पास एक क्षेत्र है, एक छोटी सी जगह है, एक ये बुंदेलखंड में एक जगह है कालपी जालौन। कालपी इसका पुराना नाम था, आज इसको हम लोग जालौन के नाम से जानते हैं, जालौन। इसका मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण
व्यक्ति मध्यकालीन समय का, एक नाम आपने सुना होगा, बीरबल। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल की जन्मस्थली कौन सी है? कालपी जालौन है। कालपी जालौन है। इसी तरह से आपने देखा कि 1857 की क्रांति में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो झांसी है, झांसी, ये भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही, झांसी ग्वालियर, इसकी स्थापना किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने झांसी रियासत की स्थापना 1613 ईस्वी में की थी। 1613 ईस्वी में। और वीर सिंह बुंदेला शासक कहाँ का था? ओरछा का शासक था। 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो इसका भी झांसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत 1857 की क्रांति है और उसी दौरान झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध लड़ती है। तो ये तो आधुनिक भारतीय इतिहास के तथ्यों के तहत आएगा। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तथ्य में झांसी का इंपॉर्टेंस केवल इतना ही है कि वीर सिंह बुंदेला ने 1613 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, अकबर के लिए आगरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था एक फतेहपुर सीकरी। ध्यान से समझिएगा, ये कन्फ्यूज़न होता है। एक है फतेहपुर जिला। फतेहपुर जिला कौन सा है? प्रयागराज से सीधे कौशाम्बी के आगे, यहाँ पर ये फतेहपुर है, कानपुर से पहले। ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ये फतेहपुर सीकरी नामक स्थान आगरा जिले के ही तहत आता है। तो मुगलों के अधिकतर मॉन्यूमेंट्स फतेहपुर सीकरी में पाए गए। अकबर का सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी को कहते हैं कि अकबर ने ही बसाया है। फतेहपुर सीकरी में ही जहांगीर महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, बीरबल महल इत्यादि सब के सब फतेहपुर सीकरी में हैं। तो फतेहपुर सीकरी, सवाल कहाँ पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी मध्यकालीन इतिहास में किन राजवंशों से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी का सबसे गहरा संबंध मुगल शासन से है, मुगल वंश से है। तो ये बात अगर अपने आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। अब देखें, एक संत है निजामुद्दीन औलिया और एक लेखक, उस जमाने में लेखक और इतिहासकार बहुत प्रसिद्ध हुए, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन औलिया बदायूं नामक स्थान के हैं। कहाँ के हैं? बदायूं। बदायूं। तो ये बदायूं नामक स्थान, कहीं कहीं बड़ा ऊ आता है, कहीं कहीं या, अब जो मर्जी है सो लिख लो यार। बदायूं। बदायूं नामक स्थान का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर अब्दुल कादिर बदायूनी बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे मध्यकालीन समय के। और बहुत प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया, इनका जो स्थान है वो क्या है? बदायूं। अच्छा, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। मध्यकाल में हिंदुस्तान का तूतीय हिंद के नाम से हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कई शासकों का साम्राज्य देखा है और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे हैं। तो उनका भी स्थान कहाँ है भाई? एटा। एटा, एटा नामक स्थान, एटा के पटियाली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ है। किसका? अमीर खुसरो का। तो ये भी एक स्थान का महत्व क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है इसका महत्व। इसी तरह से देखें, बुलंदशहर का जो स्थान है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर यहीं पर बदायूं के पास ही है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर मध्यकालीन प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का स्थान है। ये किसका स्थान है? जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी का ये स्थान है बुलंदशहर, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अब उसके बाद देखिए कि आशफुद्दौला, नवाब आशफुद्दौला
का संबंध किससे है? अवध रियासत से है, अवध रियासत। तो पहली बात समझ ले कि अवध रियासत ये बहुत बड़ी रियासत थी। ये अवध का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी क्या? फैजाबाद, फैजाबाद। तो फैजाबाद से लखनऊ, अवध प्रांत की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? वो कौन है? आसफुद्दौला। और आसफुद्दौला ने ही लखनऊ में इमामबाड़ा, तो ये पहले इसको देख लें, आसफुद्दौला, ये आसफुद्दौला ने क्या किया? यानी अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ की ओर स्थानांतरित किया। किसने? आसफुद्दौला ने। इसने लखनऊ में क्या बनवाया? इमामबाड़ा। इमामबाड़ा आज भी बड़ा ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। आप लखनऊ जाएं तो इमामबाड़ा पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग घूमने जाते हैं। इमामबाड़े का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया। इसके बाद एक चीज और देख ले कि संभल, यहां पर संभल है, संभल में बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी? बाबर ने। और कहते हैं कि बाबर ने केवल यही एक मस्जिद ही बनवाई थी संभल में। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर इन बिंदुओं के आधार पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में इसकी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, तो बिल्कुल डेटा फैक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक जनरल सा रिवीजन करता हूं क्लास एंड करने से पहले। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यूपी का जो योगदान है, यूपी का जो महत्व है, वो किन किन बिंदुओं के आधार पर है? दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर का महत्व बढ़ा, तो जौनपुर से संबंधित बातें अपने दिमाग में आप रखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कड़ा का महत्व बढ़ा। कड़ा में देखिए कड़क शाह बाबा की मजार, जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या, अलाउद्दीन उसका भतीजा, अलाउद्दीन ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद कड़ा के बाद फिर आगरे का बहुत महत्व बढ़ा। और आगरा, अगर पूछा जाए वर्तमान में आगरा का क्या प्रसिद्ध है, तो आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। वो चीजें भी लिखवाऊंगा, वो अलग टॉपिक के तहत आएगा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी 1504, सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा। राजधानी, मुगलों की राजधानी किसने बसाई थी? आगरा को बनाई थी बाबर ने बनाई थी। आगरे की किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने। मीना बाजार का इंपॉर्टेंस क्या है? यहीं पर सलीम ने अर्थात जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा था। एतमाउद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इसको नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के लिए। इसमें पित्रादुरा नामक तकनीक का प्रयोग हुआ था, सजावटी तकनीक का प्रयोग हुआ था। इस तरह से मैंने आपको ये चीज बताया कि जेजाक भुक्त के नाम से बुंदेलखंड जाना जाता था। लखनऊ का प्राचीन नाम हुलासखेड़ा था। और कालपी जालौन से ही संबंधित थे कौन? हमारे बीरबल। झांसी का 1613 में इसकी स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने की। आसफुद्दौला का इंपॉर्टेंस देखा। जियाउद्दीन बरनी के कारण बुलंदशहर प्रसिद्ध हुआ। और संभल नामक स्थान पर बाबर ने अपनी मस्जिद तैयार की। एटा पटियाली से अमीर खुसरो का संबंध रहा। इस तरह से इतने पॉइंट्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मध्यकालीन इतिहास का बहुत सारा बिंदु भी आपका तैयार हो गया, नंबर एक बात। दूसरी बात, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय उत्तर प्रदेश की धरती का क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये भी निकल के सामने आ गया। स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों और बिंदुओं और स्थानों का महत्व रहा है, योगदान रहा है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।